दरअसल कुछ चीन चबा सकता। नमस्ते, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। सो आज चाहिँ हामी यता रेडन साइडतिर आएको। सो मसँग चाहिँ बद्री सर हुनुहुन्छ, हाम्रो अब नयाँ अभिनेता, फिल्म कडी पनि आउँदैछ, तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष नै गरिराख्नु भयो होला। सो अनि के छ अरू हजुरको नयाँ नौलो हाल्नु? एकदम नयाँ नौलो, एकदम बेस्ट, एकदम गर्छ। गर्मी धेरै छ होइन? गर्नु नि धेरै छ, गर्मी नि धेरै छ, गर्मी नि धेरै छ। तर जस्तो जस्तो परिस्थितिमा पनि खट्नु पऱ्यो, डट्नु पऱ्यो होइन? त्यो चाहिँ परिहाल्यो नि, नत्र बाँचिँदैन। बाँच्ने आधारै त्यही छ। गाइस, सुरुदेखि अन्त हेर्दै गर्नु होला, माया गर्दै गर्नु होला। गाइस, अब खास गरेर अहिले चाहिँ ग्रेटर नेपालको जुन मुद्दा चलिरहेको छ, गाइस है, इन्डियाको संसद भवनमा चाहिँ भारतले त्यो टाइपको हुन्छ नि एउटा सांस्कृतिक नक्सा राख्ने बित्तिकै नेपालमा चाहिँ ग्रेटर नेपालको नक्साको कुरा चाहिँ एउटा अवधारणाको रूपमा आएको छ। यसमा चाहिँ बालन शाहले जुन हाम्रो कार्यकक्षमा चाहिँ ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुभयो। सो अहिले त्यसभन्दा पछि इन्डियामा यति धेरै चाहिँ हुन्छ नि यसले चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा चाहिँ सञ्चार माध्यममा ठुलो मात्रामा चाहिँ स्थान पाएको छ होइन। कसैले प्रशंसा गरेका छन् भने नेपालले पनि सांस्कृतिक नक्सा राख्नुपर्छ भनेका छन् भने कसैले चाहिँ विरोध गरेका छन् होइन। त्यो भएको कारणले मैले पनि चाहेर पनि आजको भ्लगमा त्यो भिडियो राख्न चाहेँ। गाइस है, यसमा चाहिँ के भएको छ इन्डियामा चाहिँ होइन, कस्तो कस्तो खालको न्युजहरू बनेका रहेछन्, त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ देखाउने कोसिस गरेको छु। गाइस है, सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला, माया गर्नु होला। गाइस है, अखंड भारत के जवाब में ग्रेटर नेपाल का नक्शा आया सामने, जिसे देखकर भारतीय मीडिया में खलबली मच गई है। कुछ दिन पहले भारत के नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा रखा गया था, जिसके कारण भारत के सभी पड़ोसी देशों ने जमकर विरोध किया था। चौतरफी विरोध के बाद में भारत के द्वारा ये कहा गया कि यह नक्शा कोई ऑफिशियल नक्शा नहीं है, बल्कि सम्राट अशोक की मौर्य एम्पायर की है, जो भारत का एक इतिहास है। पड़ोसियों को इससे लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर नेपाल के तरफ से जैसे को तैसा ही जवाब आया है। दरअसल नेपाल के काठमांडू महानगर के मेयर है बालेन शाह, जिन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाकर भारत को उसी के भाषा में जवाब दिया है, जिसको लेकर भारतीय मीडिया में अफरा तफरी मचा हुआ है। यह गोदी मीडिया का दोगलापना नहीं तो क्या है। जब अखंड भारत का नक्शा रखा गया था भारतीय संसद भवन में, तो बहुत उछल के बोल रहे थे कि अखंड भारत भारत का इतिहास है, जिससे पड़ोसियों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आखिर ग्रेटर नेपाल भी तो नेपाल का इतिहास है, जो सन 1816 में सुगौली संधि के बाद नेपाल का आधा से ज्यादा हिस्सा भारत में विलय कर दिया गया था। अभी तक नेपाल के किसी नेता के पक्ष में इतना दम नहीं था जो ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करे, लेकिन बालेन शाह की हिम्मत और साहस का तारीफ करना पड़ेगा कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। मुझे भी कई लोग समझेंगे कि मैं नेपाल का तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मीडिया को अपना कायदा बता रहा हूँ। मीडिया को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। जिस तरह से भारत के संसद में लगी अखंड भारत के नक्शे का स्वागत किया गया, मुझे लगता है नेपाल के इस ऐतिहासिक नक्शे को भी ठीक उसी तरह से स्वागत करना चाहिए, तभी दोनों देशों का संबंध सुधरेगा। हमारा चैनल ग्रेटर नेपाल के इस ऐतिहासिक नक्शे का स्वागत करता है। इसी के साथ साथ बालेन शाह की इस कार्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि देश के आकार छोटे बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता है। देश प्रति का प्रेम सद्भाव सभी का उतना ही होता है। आपका क्या राय है मेयर बालेन शाह के इस कार्य को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। नेपाल से जुड़ी तमाम खबरें हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भारत की नई संसद ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है और इसी संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे ने पड़ोसियों के मन में आग लगा दी है। तभी तो देश की नई संसद को देखकर नेपाल ने ग्रेट नेपाल का नक्शा निकाल दिया है।
देश की नई संसद में अखंड भारत का मैप लगाए जाने की वजह से पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देश बौखला गए। वहां के कई नेताओं को मिर्ची लगी। नेपाल ने भी अखंड भारत के मैप पर बवाल शुरू कर दिया। भारत दौरे से वापस लौटे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड को इसे लेकर सफाई भी देनी पड़ी। अब इसी बौखलाहट में नेपाल ने एक ग्रेट नेपाल का मैप जारी किया है। ये मैप काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह की ओर से आया है, जिसे उन्होंने ग्रेटर नेपाल नाम दिया है और अपने ऑफिस में लगाया है। मेयर शाह इस समय बेंगलुरु में अपनी पत्नी का इलाज करा रहे हैं और इसी सिलसिले में वो भारत में है। उन्होंने भारत आने से पहले ये मैप अपने दफ्तर में लगाया। एक समय नेपाल का भूभाग पूर्व में तिस्ता से लेकर पश्चिम में सतलज तक फैला था। हालांकि अंग्रेजों के साथ युद्ध के बाद नेपाल ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। युद्ध के बाद मेची से तिस्ता और महाकाली से सतलुज तक के क्षेत्र को स्थायी रूप से भारत में मिला दिया गया। 4 मार्च 1816 को नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगोली संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसने नेपाल के क्षेत्र को मेची महाकाली तक घटा दिया था। मैप में पूर्वी तिस्ता से लेकर पश्चिमी कांगड़ा तक के क्षेत्र को शामिल किया गया है, जो वर्तमान में भारतीय क्षेत्र है। संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने इसे लेकर कहा कि ये ग्रेटर नेपाल का नक्शा है और ग्रेटर नेपाल के तौर पर इसे आधिकारिक मान्यता मिलनी चाहिए और प्रकाशित भी होना चाहिए। थापा ने कहा, यदि कोई सांस्कृतिक मानचित्र प्रकाशित करता है तो नेपाल के पास ग्रेटर नेपाल के मानचित्र को प्रकाशित करने और उस पर विचार करने का अधिकार है। यदि नेपाल नए मैप को प्रकाशित करने के बारे में सोचता है तो भारत को उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। पिछले दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी। प्रचंड का दावा है कि उन्होंने इस दौरान अखंड भारत के मैप का मुद्दा उठाया था। नेपाल के संसद में बयान देते हुए प्रचंड ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि हमने नए भारतीय मैप का मुद्दा उठाया। भारत की तरफ से बताया गया कि ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मैप है, न कि राजनीतिक। इसे राजनीतिक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। बता दें, भारत ने अपनी नई संसद में भारतीय इतिहास के उस वक्त को मैप के माध्यम से उकेरा है जिसमें सम्राट अशोक के वक्त का अखंड भारत दिखाई देता है, जिसे देखकर फिलहाल पड़ोसी बौखलाहट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। हामी एउटालाई अलिकति चाकडी गरेर एउटा अलिकति फकाएर हुन्छ कि भन्छौँ, होइन। ठुला देशहरूको आफ्नै रणनीति हुन्छ, त्यो बुझ्ने हो। त्यसमा के रणनीति हो भने भारतको रणनीति भनेको हिमालय फ्रन्टियर भन्ने नेहरूकै पालामा भनेको नीति हो। हिमालको वारिपारि, यता वारिपारि जुन दक्षिण छ मेरो प्रभाव क्षेत्र भन्ने भारतको भित्री बजाइ त्यो सुरुदेखि अहिलेसम्म त्यही हो। त्यो रूप जबसम्म त्यो बदलिँदैन, त्यसले हामी जतिसै कनै खुसी पारी चाकटी गरे पनि केही पनि हुनेवाला छैन। उसले हिमालदेखि यता मेरो प्रभाव क्षेत्र हो, कोही यताउति गर्न पाइँदैन है भन्ने उसको भनाइ हो। यसलाई चाहिँ आधुनिक भाषा मोन्रो डोक्ट्रिन पनि भन्छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति मोन्रोले 100 वर्ष पहिले अमेरिका छेउछाउको जुन ल्याटिन अमेरिका क्यारिबियनका देश थिए त्यहाँ अरू आउनु पाउँदैन है मेरो क्षेत्र भने। त्यसले तिमीहरू कुन क्षेत्र त्यहाँ वर्ष हामी आउँदैनौँ, आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर जान पाइँदैन भन्ने जुन सिद्धान्त हो त्यसलाई मोन्रो डोक्ट्रिन भनिन्छ। र त्यसरी हेर्दाखेरि हिमालको यताको चाहिँ मेरो भन्ने भारतको चाहिँ नीति हो। त्यसले यसलाई हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसरी नै चिनिया रणनीति के हो भने उपनिबद्ध ठुलो शक्ति भइसक्यो, पुँजी प्रशस्त छ भने उसले पनि पुँजी लगानी गर्ने, आफ्नो बजार व्यवस्था गर्ने, आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने भनेर उसले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर ल्याएको छ। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बाटो र सडकहरू बनाउने र साधनहरू चाहिँ निर्माण गर्ने भनेको छ। त्यो भनेको पनि नेपाल हुँदै जुन प्रोजेक्टहरू बनाउने भनेको छ चिनले, त्यो भनेको यहाँबाट दक्षिण यो एसियाभरि जाने बाटो उसले भनेको। त्यसले अब म हिमाल मात्रै पर्खी बस्दिनँ है, हिमाल मात्रै सिमाना हुँदैन, अब त्यसलाई तोड्नुपर्छ, म पनि आउँछु, मेरो कुरा पाउनुपर्छ भन्ने चिनिया भनाइ। अब अमेरिकाको भनाइ के हो भने उसले चाहिँ के भन्छ भने उसको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जुन भनिन्छ आइपिएस, उसले भन्छ यो उदीयमान महाशक्ति चिनलाई चाहिँ जसरी भए पनि घेर्नुपर्छ। अब यो हाम्रो मात्रै प्रभाव यत्रो बाटोमा चिनले हामीले उधिने भनेर उसले चाहिँ क्वाड भन्ने चाहिँ उसले भारत, अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका भएर कडी 4वटा देशको जुन क्वाड भनेर बनाएको छ त्यो भने चाहिँ चिनको विस्तारमा गर्न दिन्न भनेर ऊ आएको भने यस्ता 3टा शक्तिका आफ्नै रणनीति छन्। यसलाई बुझेर हामीले आफ्नो नीति बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ खोजिएको।
विश्वव्यापी रूपमा रहेका अर्थराजनीतिक समस्या, पर्यावरणीय समस्या, विनाशकारी आणविक हतियार र एआई जस्ता प्रविधिका समस्या र आन्तरिक रूपमा रहेका विशिष्ट भूराजनीतिका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्या समाधान गर्ने गरी हामीले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा अब पुँजीवादभन्दा माथि यसको समाधान के त भन्दा अब यो पुँजीवादभन्दा अगाडि बढेको, विगतका साम्यवादी प्रणालीका कमजोरीबाट पनि मुक्त भएको एउटा नयाँ समाजवादी विचार र प्रणाली नै 21औं शताब्दीको अपरिहार्य आवश्यकता हो। भाई साहब, चुल बड़ी चीज है, किसी को भी मच सकती है। पाकिस्तान को बहुत मचा करती थी, अब कंगाली में जी रहा है। आजकल नेपाल को भी मची पड़ी है। कहानी बड़ी मजेदार है, आपको सुननी चाहिए। दोस्तों, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र शाह, जो इस वक्त बेंगलुरु में हैं और अपनी पत्नी का इलाज करा रहे हैं। लेकिन भारत आने से पहले, भारत में इलाज करवाने से पहले ये भारत से गद्दारी करके एंटर हुए। पूरी कहानी आपको बताऊंगा जो बेहद मजेदार है, क्योंकि दोस्तों इससे लगती एक कहानी पाकिस्तान में भी तैर रही है, जिसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़े ही मजेदार तरीके से दिया है। और दोस्तों ये जवाब कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान भरे बाजार में नंगा हो चुका है, पानी पानी हो गया है। दोस्तों ये दोनों मामले एक ही बात से जुड़े हुए हैं और वो है भारत की संसद में लगा अखंड भारत का मैप, जिसको लेकर के नेपाल, पाकिस्तान, भूटान में बवाल कट रहा है। तो बांग्लादेश ने बाकायदा भारत से स्पष्टीकरण ही मांग लिया। लेकिन इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसको लेकर के कुछ ऐसा कहा है कि सबकी बोलती बंद हो चुकी है। तो वहीं नेपाल के पीएम ने भी अपनी संसद में इसको लेकर के एक बड़ा बयान दिया है, जो आपका दिल भी गार्डन गार्डन कर देगा। लेकिन दोस्तों ये पूरी कहानी जानने से पहले आपको ये मैप जरूर देख लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों हाल ही के दिनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। तब नए संसद भवन में एक भित्ति चित्र भी देखने को मिला, जिसे अखंड भारत का नक्शा कहा जा रहा है। इस नक्शे में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी के साथ साथ तक्षशिला को भी दिखाया गया है। इस भित्ति चित्र में प्राचीन नगरों के नाम भी अंकित हैं। इस नक्शे में पुरुषपुर, सौबीर और उत्तराप्रस्थ को भी दिखाया गया है। ये वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर और सिंध और बलूचिस्तान प्रांत है। दरअसल दोस्तों ये अखंड भारत की अवधारणा को दर्शाता है, जिसमें दावा किया गया है कि वर्तमान अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत अखंड भारत का हिस्सा थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के एजेंडे में अखंड भारत हमेशा से ऊपर रहा है। संघ का मानना है कि ये क्षेत्र हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर एक राष्ट्र है। लेकिन इस नक्शे को लेकर के बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान ने तगड़ी नाराजगी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने तो कहा कि भारत की संसद में इस नक्शे को देख करके हम हैरान परेशान हैं। भारत का यह कदम विस्तारवादी सोच का परिचायक है। तो वहीं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने कहा कि भारत के नए संसद भवन में अखंड भारत का विवादित भित्ति चित्र नेपाल समेत पड़ोसी देशों में गैर जरूरी और हानिकारक कूटनीतिक विवाद को भड़का सकता है। तो वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने नए संसद भवन में लगे इस नक्शे को लेकर के भारत से स्पष्टीकरण मांग लिया। लेकिन अब इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तगड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि भारतीय संसद में लगाई गई अखंड भारत की तस्वीर अशोक साम्राज्य की सीमा को दर्शाती है। हमने उन्हें यानी उन सभी देशों को बता दिया है और वो इसमें समझ भी गए हैं। पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ सकता है क्योंकि उसके पास समझने की शक्ति ही नहीं है। इसके साथ ही एस जयशंकर ने यह भी कहा कि पीओके पर हम बिल्कुल क्लियर हैं। देश, संसद और हमारा रुख बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान ने इस मैप पर कहा था कि ये विस्तारवादी मानसिकता को दर्शाता है। हालांकि पाकिस्तान खुद इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों अब एस जयशंकर के जवाब से उनका दिमाग ठिकाने पर आ चुका होगा। लेकिन दोस्तों छुटकू सा देश नेपाल चीन की गोद में खेलकर अब बहुत अकड़ रहा है। भारतीय सेना में अपने गोरखा सैनिकों को रोकने की धमकी देने वाले नेपाल के पीएम ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात करके नेपाल और भारत की दोस्ती में जान डालने की कोशिश की और इस यात्रा से वापस जाकर अपने देश की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए नेपाली पीएम प्रचंड ने कहा कि यह नक्शा राजनीतिक नहीं है,
साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में उठाया था, जिसमें पीएम मोदी ने इसे सांस्कृतिक मैप बताया है। दरअसल दोस्तों, नेपाल की सीपीएन, यूएमएल समेत नेपाल के तमाम विपक्षी दलों ने इस नक्शे का विरोध किया था। अब दोस्तों, नेपाल में वैसे तो ये मामला शांत पड़ता दिख रहा है, लेकिन चुल करना नेपाल की अपनी आदत में शामिल हो चुका है। यानी जो मुल्क FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने वाला है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं धरातल पर हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। उनके मेयर खुद अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए भारत आए हैं, बेंगलुरु में इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वो भी भारत को चिढ़ाने में जुटे हैं। ये नेपाल के विपक्षी दलों की नापाक चाल है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अखंड भारत के जवाब में अपने ऑफिस के अंदर एक ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया है। इसमें यूपी और बिहार के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है, जिस पर नेपाल की सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन विपक्षी दल इस पूरे के पूरे मुद्दे को बहुत तेजी के साथ में उठाने में जुटे हुए हैं। केपी ओली और उसकी पार्टी तो इस मामले में बवाल ही काटे पड़ी है। दोस्तों, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अपने कार्यालय में भारत के हिस्से को नेपाल में दिखाने वाला मैप भारत आकर अपनी पत्नी का इलाज करवाने से पहले लगाया था, लेकिन अब यह वायरल हो रहा है। नेपाल के इस नक्शे के मुताबिक एक समय में नेपाल का साम्राज्य पूर्व में तीस्ता से लेकर के पश्चिम में सतलुज नदी तक फैला हुआ था। हालांकि ब्रिटेन के साथ युद्ध के बाद नेपाल को यह बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा। उस युद्ध के बाद मेची से लेकर के तीस्ता और महाकाली से लेकर सतलुज तक का इलाका हमेशा के लिए भारत का अंग हो गया। दोस्तों, इस नए नक्शे में यूपी का गोरखपुर और उससे लगता हुआ इलाका, साथ ही बिहार के कई इलाके नेपाल का हिस्सा दिखाए गए हैं। नेपाली मेयर के कार्यालय में लगे ग्रेटर नेपाल के नक्शे में पूर्व में तीस्ता और पश्चिम में कांगड़ा तक का भारतीय इलाका दिखाया गया है। इतना ही नहीं, नेपाल में अब ये मांग उठ रही है कि इन इलाकों को नेपाल को वापस लेना चाहिए। भारत समर्थक कही जाने वाली नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता गगन थापा ने तो बाकायदा नेपाल सरकार को आधिकारिक तौर से ग्रेटर नेपाल का नक्शा रिलीज करने के लिए कहा है। थापा ने कहा है कि यदि एक देश सांस्कृतिक नक्शा प्रकाशित करता है और आगे बढ़ता है तो नेपाल को भी ग्रेटर नेपाल का नक्शा प्रकाशित करवाने का अधिकार है। यदि नेपाल नया नक्शा प्रकाशित करता है तो भारत को इस पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए, इसके बजाय भारत को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि इस पूरे अखंड भारत मैप विवाद में नेपाल के पीएम प्रचंड ने भारत का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे को ऑलरेडी भारत के साथ उठाया है, लेकिन इसकी डिटेल हम मीडिया में प्रकाशित भी नहीं करेंगे। जिसके जवाब में भारत ने कहा था कि ये एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नक्शा है, ना कि राजनीतिक नक्शा। इसे राजनीतिक तरीके से नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच इस समय कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर के सीमा विवाद है। ये सभी इलाके भारतीय नियंत्रण में हैं और नेपाल इन पर अपना दावा जताता है। साल 2020 में चीन के इशारे पर नाचने वाली केपी शर्मा ओली की सरकार ने इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताते हुए नया मैप जारी कर दिया था, जिसके बाद भारत और नेपाल के रिश्ते रसातल में चले गए थे। हालांकि दोस्तों, अब नेपाली पीएम प्रचंड की पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि काला पानी सीमा विवाद को खत्म करने के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं। इसके लेकर के नेपाली पीएम ने संकेत दिया है कि इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नेपाल भारत के साथ जमीन की अदला बदली यानी लैंड स्वैप कर सकता है। इसके तहत काला पानी की जमीन के बदले नेपाल को भारत बांग्लादेश के लिए जमीनी रास्ता प्रोवाइड कर दे। दरअसल दोस्तों, प्रचंड ये चाहते हैं कि भारत काला पानी की जमीन के बदले उसे नेपाल के लिए रास्ता दे दे। ये रास्ता भारत के चिकन नेक यानी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर के जाता है, जिस पर चीन अपनी नजरें गड़ाए हुए है। दोस्तों, ये भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नेपाल पर भारत भरोसा नहीं कर सकता है। नेपाल किसी भी वक्त पलट सकता है। नेपाल इस वक्त चीन की गोद में भी खेल रहा है, लिहाजा भारत ये मांग तो शायद कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि दोस्तों, काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक प्रचंड ने कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी से सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा की है, जिसमें जमीन की अदला बदली सबसे प्रमुख है।
जैसा भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 के अंदर हो चुका है। लेकिन नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टियां इस जमीन की अदला बदली को लेकर के बहुत तगड़ा विरोध कर रही हैं। मतलब इस मामले का अभी कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से भारत को चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है वो नेपाल की खुद की सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर भारत ने नेपाल से अपने पांव पीछे खींच लिए तो नेपाल को एक ही झटके में है जो उसके इलाकों पर लगातार कब्जा कर रहा है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।